हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। मैं नीतीश चौधरी एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद और आशा करता हूं कि आप सब लोग, आपके माता पिता सभी ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, कल हमने संख्या पद्धति में पढ़ा था, नंबर सिस्टम में जो हमने पढ़ा था टॉपिक लास्ट का, वो टॉपिक था विभक्ति के नियम। ठीक है, तो कल हमने विभक्ति के नियम पढ़े थे। आज हम उससे आगे स्टार्ट करने वाले हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद ये करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आप अपने जीवन में ऐसे ही पढ़ाई करते रहें और आगे बढ़ते रहें। मेरी उम्मीद आपके साथ और मेरा विश्वास भी आपके साथ। ठीक, तो दोस्तों, आज हम नंबर सिस्टम में अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। हमारा अगला जो टॉपिक है वो रहेगा संख्याओं के प्रकार। ठीक है, नंबर सिस्टम में जो अगला टॉपिक है वो है संख्याओं के प्रकार। अर्थात टाइप ऑफ नंबर्स। टाइप ऑफ नंबर्स। दोस्तों, संख्याएं कई प्रकार की होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्या, भाज्य, अभाज्य, सह अभाज्य। ठीक है, वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या। ठीक है, तो हम आज पढ़ने जा रहे हैं संख्याएं और संख्याओं के प्रकार। ठीक है, तो आज हमारा जो ये टॉपिक है क्या है, संख्याओं के प्रकार। संख्याओं के प्रकार में हम सबसे पहले संख्या देखते हैं। वैसे तो संख्या, जैसे मैं बात करूं, संख्या हमारी होती है प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, दोस्तों आप एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें, ताकि मैं जो यहाँ पे वीडियो बनाता हूँ, जो वीडियो डालता हूँ आपके लिए, जो मैं यहाँ पे आपके लिए जो कंटेंट तैयार कर रहा हूँ, वो आपके पास सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए, आपके पास सबसे पहले वीडियो पहुंच जाए। तो प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ठीक है दोस्तों, इन सब संख्याओं के बारे में आज हम पढ़ेंगे। संख्याओं के प्रकार हैं, टाइप्स ऑफ नंबर्स। ठीक, पहली है प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। और भी हैं आगे, लेकिन अभी हम स्टार्ट करते हैं और प्रत्येक संख्या के बारे में बताते जाएंगे, क्या है, कैसे है। ठीक है, तो हमारी सबसे पहले हम प्राकृतिक संख्या को ले लेते हैं।
संख्याओं के प्रकार में पहली संख्या प्राकृतिक संख्या, जिसको हम नेचुरल नंबर, नंबर्स भी कहते हैं, अर्थात प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होती है इसके बारे में हम जानेंगे। प्राकृतिक संख्या वे संख्याएं होती हैं जो वस्तुओं को गिनने में काम आती हैं। ठीक है, वे संख्याएं जिनमें वस्तुओं की गणना की जाती है वो संख्या कहलाती है हमारी प्राकृतिक संख्या, जिनको हम नेचुरल नंबर्स भी बोलते हैं। प्राकृतिक संख्या को n से डिनोट करते हैं, अर्थात जो प्राकृतिक संख्याओं का जो समुच्चय होता है उसको n से प्रदर्शित करते हैं। यहां पे लिख लेते हैं हम एक बार, वे संख्याएं जो गणना में काम आती हैं। कैसी संख्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं जिनके समुच्चय प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं जिनके समुच्चय को कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो n इक्वल टू महिला कोष्टक 1 2 3 4 ऐसी तरीके से ये इन्फिनिट तक अनंत तक जाएंगी। तो ये कौन सी संख्याएं हो गई? हमारी प्राकृतिक संख्या हो गई। अगर हम बात करें प्राकृतिक संख्याओं में तो देखिए कितने से स्टार्ट है, 1 से और अनंत तक जा रही हैं। तो इसमें हमें एक नोट लिखना है कि शून्य को प्राकृतिक संख्या नहीं माना जाता। आप सोच रहे होंगे कि इसमें शून्य भी आना चाहिए, लेकिन जो शून्य है वो प्राकृतिक संख्या नहीं मानी जाती, वो पूर्ण संख्याओं में आती है। प्राकृतिक संख्याओं में केवल 1 से लेकर अनंत तक आते हैं, 1 से स्टार्ट होती है प्राकृतिक संख्या। तो हम इसमें लिख सकते हैं नोट डाल के कि शून्य को प्राकृतिक संख्या नहीं मानते। इसका कारण क्या है कि जो शून्य है वो वस्तुओं को गिनने में काम नहीं आती, अर्थात गणना में काम नहीं आती बिना इन संख्याओं के। यदि नेचुरल नंबर्स अर्थात प्राकृतिक संख्याएं नहीं होंगी तो शून्य का कोई महत्व नहीं है। जैसे हम कोई संख्या गिनते हैं 10 है तो 10 में सबसे पहले यूज किसका हो रहा है? 1 का हो रहा है। उसके बाद में अगर 0 लगती है तो वो 10 बनता है। ठीक है, तो नेचुरल नंबर का यूज होता है वस्तुओं की गणना करने में। तो शून्य को प्राकृतिक संख्या नहीं मानते क्योंकि हम सब 1 से गिनना स्टार्ट करते हैं, इसलिए 1 प्रथम व सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। जो संख्या 1 है, बात करें हम, जो संख्या 1 है ये सबसे छोटी, सबसे प्रथम व सबसे छोटी। कैसी? सबसे छोटी क्या है? प्राकृतिक संख्या है। संख्या जो 1 है वो सबसे प्रथम अर्थात सबसे पहली और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है।
सभी प्राकृतिक जो संख्याएं होती हैं वो कैसी होती हैं, हमेशा धनात्मक होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं धनात्मक होती हैं। मैं यहां लिख देता हूं, धनात्मक कैसी होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं वो धनात्मक होती हैं। उसके बाद ये आपके समझ, मैं उम्मीद करता हूं कि आपके समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं। प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं जो गणना के काम में आती हैं, प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं, और जिनके समुच्चय को हम n से प्रदर्शित करते हैं। संख्याएं कौन कौन सी हैं, ये अपना ये समुच्चय है, ठीक है। n से प्रदर्शित हो गया 1 2 3 4, 1 से जो स्टार्ट होकर अनंत तक जाती है वो प्राकृतिक संख्या कहलाती है। प्राकृतिक संख्याओं में शून्य, प्राकृतिक संख्याओं में शून्य नहीं लिया जाता, क्योंकि जो शून्य है वो प्राकृतिक संख्या मानते ही नहीं है उसको। सबसे छोटी जो प्राकृतिक संख्या है और सबसे जो प्रथम जो प्राकृतिक जो संख्या है वो हमारी 1 है। और सभी जो प्राकृतिक संख्या होती हैं वो कैसी होती हैं, धनात्मक होती हैं। अगली है हमारी संख्या पूर्ण संख्या। जिसको हम होल नंबर भी बोलते हैं। हमारी अगली है पूर्ण संख्या, जिसको हम होल नंबर भी कहते हैं। होल नंबर क्या है इसके बारे में हम जानेंगे। होल नंबर, जब प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण जो संख्याएं होती हैं वो कौन सी होती हैं, जब प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को भी ऐड कर लिया जाता है तो ये कैसी संख्या कहलाती हैं, होल नंबर अर्थात पूर्ण संख्या कहलाती हैं। जब प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को भी सम्मिलित कर लिया जाता है तो उन संख्याओं के समुच्चय को पूर्ण संख्या कहते हैं। क्या कहा गया है, पूर्ण संख्या अर्थात होल नंबर, जब प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को भी सम्मिलित कर लिया जाता है तो उन संख्याओं के समुच्चय को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्याओं को W से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात जो पूर्ण जो संख्या है उनका जो समुच्चय होता है उसको हम W से प्रदर्शित करते हैं। किससे, W से। अब देखिए हमें शून्य को शामिल करना है, शून्य ले लिया, उसके बाद ज्यों की त्यों प्राकृतिक संख्याओं को लिख देना है 1 2 3 इसी तरीके से अनंत तक, ठीक है। तो इसमें शून्य शामिल हो गया तो ये हमारी कौन सी संख्या हो गई, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक जाती हैं। पूर्ण संख्याओं में 0 सबसे पहली एवं सबसे छोटी जो संख्या है हमारी वो पूर्ण संख्या कौन सी है, 0। शून्य नोट लगा के 0
सबसे प्रथम व सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। कैसी संख्या है? पूर्ण संख्या। बात करते हैं, हम एक बार फिर से देख लेते हैं। पूर्ण संख्या अर्थात होल नंबर, जब प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को भी सम्मिलित कर लिया जाता है, जब प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को भी सम्मिलित कर लिया जाता है तो उन संख्याओं के समुच्चय को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या के समुच्चय को हम W से प्रदर्शित करते हैं। W इक्वल टू ये महिला कोष्ठक होता है ये, ठीक है, 0 1 2 3 इसी तरीके से इन्फिनिटी तक, अनंत तक जाते हैं। अब बात करते हैं इसी में कि शून्य वो है, देखिए सबसे प्रथम है और सबसे छोटी भी है। ये कैसी संख्या है? पूर्ण संख्या है, ठीक है। यहां तक उम्मीद करता हूं आप सब लोगों के समझ में आ गया होगा। इसको अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं। अगली है हमारी पूर्णांक संख्या। कौन सी? पूर्णांक संख्या, जिसको हम इंटीजर नंबर भी बोलते हैं, पूर्णांक। इंटीजर नंबर्स। इंटीजर नंबर्स अर्थात पूर्णांक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याओं में यदि प्राकृतिक संख्याओं की ऋणात्मक संख्याएं भी ले ली जाती हैं और साथ में अगर शून्य को भी सम्मिलित कर लिया जाता है तो कैसी संख्याएं हो जाती हैं? हमारी पूर्णांक संख्या। कहने का मतलब यह है कि जो प्राकृतिक संख्या और प्राकृतिक जो संख्या है उनके ऋणात्मक मान के साथ साथ शून्य को यदि हम सम्मिलित करते हैं समुच्चय के अंतर्गत तो वो जो हमारी संख्या है वो कैसी हो जाएगी? पूर्णांक संख्या है, ठीक है। तो प्राकृतिक संख्याओं में उनकी ऋणात्मक प्राकृतिक संख्याओं में उनकी ऋणात्मक संख्याओं तथा शून्य को भी सम्मिलित किया जाए तो प्राप्त संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होंगी। पूर्णांक संख्याएं यदि प्राकृतिक संख्याओं में उनके ऋणात्मक मान वाली संख्याओं के साथ साथ यदि शून्य को भी सम्मिलित कर लिया जाता है तो वो जो संख्याएं जो प्राप्त होंगी अर्थात जो समुच्चय जो प्राप्त होगा वो हमें पूर्णांक संख्याएं उसमें जो सम्मिलित जो संख्याएं होंगी उस समुच्चय में
तो वो संख्याएं कैसे होंगी, हमारी पूर्णांक संख्या है। ठीक है, तो पूर्णांक संख्याओं को हम i से प्रदर्शित करते हैं। पूर्णांक संख्या को i से, कैपिटल I से प्रदर्शित करते हैं। पूर्णांक संख्याएं कैसे लिख सकते हैं हम, ये अनंत से जाती हुई इस तरीके से। ठीक है, ये तो प्राकृतिक संख्या हो गई। ठीक है, ये हो गई इधर से इधर तक माइनस वाली संख्या। ठीक है, और ये शून्य हो गया। यदि ये तीन चीजें हैं तो जो हमारी जो प्राप्त जो समुच्चय है वो, उसमें जो संख्याएं होंगी वो कैसे होंगी, पूर्णांक संख्याएं होंगी, अर्थात इंटीजर्स नंबर होंगे। पूर्णांक संख्याओं की अगर हम बात करें तो पूर्णांक संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। एक तो धनात्मक पूर्णांक संख्या और एक ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्याओं के प्रकार की अगर हम बात करें तो पूर्णांक संख्याएं पूर्णांक जो संख्याएं होती हैं दो प्रकार होते हैं। पूर्णांक संख्याओं के दो प्रकार होते हैं। एक तो होती है हमारी धनात्मक पूर्णांक संख्या, दूसरी होती है हमारी ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। ठीक है, पूर्णांक संख्याओं की मैंने बताया क्या था कि जब प्राकृतिक संख्याओं के साथ साथ प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मक मान और उनके साथ यदि शून्य भी सम्मिलित कर लिया जाता है तो जो प्राप्त जो संख्याएं जो होती हैं वो कैसी कहलाती हैं, पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं के दो प्रकार होते हैं। एक तो धनात्मक पूर्णांक संख्या होती है और एक ऋणात्मक पूर्णांक संख्या होती है। धनात्मक पूर्णांक संख्या को हम i प्लस से प्रदर्शित करते हैं और ऋणात्मक पूर्णांक संख्या को हम i माइनस से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब इनके बारे में थोड़ा आगे देखते हैं। पहले हम ले लेते हैं धनात्मक पूर्णांक संख्या। धनात्मक पूर्णांक संख्या को क्या कहलाती है, अर्थात धन पूर्णांक जो संख्याएं होती हैं, तो प्राकृतिक संख्याओं को ही धन पूर्णांक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक जो संख्या होती है, प्राकृतिक संख्याओं को धन पूर्णांक संख्या कहते हैं। ठीक है, प्राकृतिक जो संख्याएं होती हैं उनको ही क्या बोलते हैं, धन पूर्णांक संख्या। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 2 3 इसी तरीके से अंदर। देखिए, आप इसमें एक कंडीशन भी देख सकते हैं, एक कि जो प्राकृतिक जो संख्याएं होती हैं, क्या मैं धन जो पूर्णांक संख्या है उनको प्राकृतिक संख्या कह सकता हूं? जी बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि ये वही संख्याएं जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। इसका कहने का मतलब यह है कि प्राकृतिक संख्याएं हमेशा धन पूर्णांक संख्या होती हैं। ठीक है, तो नोट लगा के आप सभी लोग लिखें कि जो प्राकृतिक जो संख्याएं होती हैं वो हमेशा धन पूर्णांक संख्या होती हैं।
यहाँ तक अपनी नोट कॉपी में नोट कर लें। जिसके भी वीडियो समझ में नहीं आ रही हो, जिसके भी ये क्लास समझ में नहीं आ रही हो, वापस से क्लास को रिवाइज करके देख लेना। आपके एक बार और देखोगे तो फिर से अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, उतार लिए, हो गए। अब इसी में हम देखते हैं ऋण पूर्णांक संख्या या ऋण पूर्णांक, इसको i माइनस से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्याओं की ऋणात्मक संख्याओं का जो मान होता है, जो ऋणात्मक संख्याएं होती है, प्राकृतिक संख्याएं, कहने का मतलब यह है कि जो प्राकृतिक जो संख्याएं होती हैं, यदि उनके आगे ऋणात्मक चिन्ह लगा दिया जाए तो जो प्राप्त जो संख्याएं जो होती हैं वो कैसी होती हैं, वो होती हैं ऋण पूर्णांक। ठीक है, प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मक मान, प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मक मान क्या कौन सी संख्या कहलाती है? ऋणात्मक पूर्णांक या ऋण पूर्णांक संख्या। यहां पे लिख सकते हैं प्राकृतिक संख्याओं प्राकृतिक संख्याओं की ऋणात्मक संख्याओं का मान ऋणात्मक संख्याओं का मान ऋण पूर्णांक ऋण पूर्णांक संख्या कहलाती है। ठीक है, पूर्णांक संख्या दो प्रकार की हो गई, एक तो धन पूर्णांक संख्या और एक ऋण पूर्णांक संख्या। धन पूर्णांक संख्याओं को हमेशा प्राकृतिक नंबर्स बोलते हैं अर्थात नेचुरल संख्याएं बोलते हैं, नेचुरल नंबर्स अर्थात प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। उसी तरीके ऋण जो पूर्णांक संख्याएं वो प्राकृतिक संख्याओं का जो ऋणात्मक मान होता है ना, अर्थात ऋणात्मक संख्याओं का मान ऋण पूर्णांक संख्या कहलाती है। इसको i माइनस से डिनोट करते हैं, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कैसे भी लिख लो, -1, -2, -3, इसी तरीके से डॉट डॉट। ठीक है, तो ये हो गई हमारी ऋण पूर्णांक संख्या। ऋण पूर्णांक संख्या प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मक संख्याओं का मान ऋण पूर्णांक संख्या कहलाती है। प्राकृतिक संख्याओं की ऋणात्मक संख्याओं का जो मान होता है वो ऋण पूर्णांक संख्या कहलाती है। आप अपनी रफ कॉपी में या फिर जो भी है उसमें नोट कर सकते हैं। नोट लगा के लिखना है। नोट लगा के लिखना है कि शून्य न तो धन पूर्णांक संख्या है शून्य, नोट लगा के लिखना है शून्य न तो धन पूर्णांक संख्या है, शून्य न तो धन पूर्णांक संख्या है और न ही ऋण पूर्णांक संख्या है। क्या कहा मैंने कि शून्य जो है वो ना तो धन पूर्णांक संख्या है और न ही ऋण पूर्णांक संख्या है। ठीक है, अगला है जो ऋण पूर्णांक संख्याओं का जो मान होता है, नोट लगा के लिखना है। अगला भी ऋण पूर्णांक जो संख्याएं होती हैं उनका मान शून्य से कम तथा धन पूर्णांक संख्याओं का मान शून्य से अधिक
होता है। दोबारा से, ऋण पूर्णांक संख्याओं का मान शून्य से कम तथा धन पूर्णांक जो संख्याएं होती हैं उनका मान शून्य से अधिक होता है। आगे हमारी संख्या है सम संख्या, जिसको हम इवन नंबर से बोलते हैं। सम संख्या, इवन नंबर्स। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने जितना भी पढ़ाया है, जितना भी समझाया है, वो आपके अच्छे से समझ में आ रहा होगा। यदि आपके नहीं आ रहा समझ में तो एक बार फिर से वीडियो को रिवाइज करके देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। यूट्यूब पे आपके लिए बिल्कुल फ्री है, ठीक है, कोई एड वेड का काम नहीं है अभी। सम संख्या के बारे में जानते हैं। सम संख्या वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हों, वे सम संख्याएं कहलाती हैं। वे संख्याएं आप नोट कर सकते हैं। वे संख्याएं जो 2 से वे संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित हों, सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे बात करें, 2 है, 16 है, 18 है, 56 है, इधर बात करते हैं, ठीक है, बहुत सारी है। नोट करके लिखना है। सम नोट डाल के लिखना है। सम संख्याओं के नोट डाल के लिखना है। प्रत्येक सम संख्या का इकाई का अंक, प्रत्येक सम संख्या का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 और 8 होंगे। प्रत्येक सम संख्या के जो इकाई अंक होगा वो 0 होगा, या फिर 2, या फिर 4, या फिर 6, या फिर 8 होगा। ये पक्का है और ये फिक्स है कि जो सम संख्या होगी उसमें इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 कोई सा भी हो सकता है, ठीक है। अगले ये है हमारी विषम संख्या। जिसको हम ऑड नंबर से भी बोलते हैं। अगली हमारी संख्या कौन सी है? विषम संख्या। सम संख्या आपके बिल्कुल समझ में आ गई होगी, छोटी सी है, सरल भी है कि वे संख्याएं जिनमें 2 का पूरा भाग चला जाए या 2 से पूर्णतः विभाजित हो तो वो संख्याएं क्या कहलाती हैं? सम संख्या कहलाती हैं। सम संख्याओं का जो इकाई का अंक है वो हमेशा 0, 2, 4, 6 और 8 ही होगा। आगे हमारी अगली संख्या है विषम संख्या, जिसको ऑड नंबर्स भी बोलते हैं। तो बात करें, जैसे हम लिखिए आप एक बार, वे संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती हैं जो
2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो। ठीक है, वे संख्याएं विषम संख्या कहलाती हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो। कौन सी संख्याएं होती हैं? विषम संख्याएं। जैसे एग्जाम्पल की हम बात करें, 3 है, क्या 2 से विभाजित है? नहीं है। 7 है, 2 से विभाजित है? नहीं है। 21 हो गया, ठीक है, 29 हो गया, क्या ये 2 से विभाजित है? जी बिल्कुल नहीं। 3 है, ये 3 से विभाजित होगी है। कहने का मतलब ये विषम संख्या है। 7 भी विषम है, 21 भी विषम है, 29 भी विषम है, क्योंकि ये 2 से विभाजित नहीं हो रही। आगे नोट लगा के लिखना है, विषम संख्याओं के अंत में विषम संख्याओं में इकाई का अंक, विषम संख्याओं में इकाई का अंक 1, 3, 5, 7, 9 होगा। विषम संख्याओं का जो इकाई का अंक होगा वो हमेशा 1, 3, 5, 7 और 9 ही होगा। ठीक है, इतना लिख लिया होगा। यहाँ पे हमारी विषम संख्या भी पूर्ण होती है। अगली संख्या लेते हैं हम, अभाज्य संख्या। कौन सी? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या जिसको हम प्राइम नंबर भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वे संख्याएं दोस्तों, आज हमारी संख्याएं हो गई कौन कौन सी? एक तो हो गई प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या। ठीक है, और अगली जो संख्या है वो है हमारी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या के बारे में जानते हैं कि वे संख्याएं जो 1 से और स्वयं से विभाजित होती हैं। वे संख्याएं जो 1 से व स्वयं से, वे संख्याएं जो 1 से व स्वयं से विभाजित होती हैं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। एक बार लिखें अपनी नोट कॉपी में, वे संख्याएं जो 1 से और वे संख्याएं जो 1 से और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती अभाज्य संख्या कहलाती है। पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए। ठीक है, 1 से और स्वयं से, किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित नहीं होती। ठीक है, जैसे कि हम बात करें 2, 3, 7, 11। ठीक है, 2 संख्या है, ये एक इसमें 1 का भी भाग चला जाएगा और इसमें स्वयं का भी भाग चला जाएगा, मतलब 2 का भी। ठीक है, 1 का भाग देंगे 2 आएगा, 2 का देंगे तो 1 आ जाएगा। 3 है, 3 में किसी और संख्या का भाग नहीं जाता, एक तो स्वयं का जाता है और एक 1 का भाग जाएगा। उसी तरीके से ये 7 है, इसमें भी 7 का ही भाग जाएगा और 1 का जाएगा। इसी तरीके से 11 है। अब नोट लगा के लिखना है आपको, केवल नोट लगा के लिखना है और इसको इंपोर्टेंट भी कर देना है। केवल संख्या देखिए, केवल संख्या 2 ऐसी सम संख्या है
जो अभाज्य है। देखिए संख्या 2 है, केवल संख्या 2 है जो सम संख्या है, बाकी की जो संख्या है वो कैसी है, विषम है। तो संख्या केवल जो संख्या 2 है, केवल संख्या 2 सम संख्या है जो अभाज्य है। कैसी है, अभाज्य है। केवल संख्या 2 है जो कैसी है, सम संख्या है और वह अभाज्य भी है। ठीक है, नोट कॉपी में नोट करें। अगली है हमारी भाज्य संख्या। जिसको हम बोलते हैं कॉम्पोसाइट नंबर। ठीक है, कैसी, भाज्य संख्याएं। तो भाज्य संख्या के बारे में जानेंगे कि वे संख्याएं, भाज्य संख्या कौन सी है, नोट करें एक बार। पहले जान लेते हैं कि वे संख्याएं भाज्य, जैसे मैं बात करूं, एक बार मैं बता देता हूं इसकी डेफिनेशन। वे संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं जो एक से व स्वयं से तो विभाजित हुई हों, लेकिन उनका कम से कम कोई एक और गुणनखंड हो। कहने का मतलब यह है कि वे संख्या, लिखें एक बार, वे संख्याएं जिनका एक व स्वयं के अतिरिक्त वे संख्याएं जिनका एक व स्वयं के अतिरिक्त कम से कम कोई अन्य एक गुणनखंड हो। वे संख्याएं जिनका एक व स्वयं के अतिरिक्त एक व स्वयं के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड हो। कैसी संख्या कहलाती हैं, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। नोट लगा के लिखना है। संख्या 1 न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है। संख्या जो 1 है, संख्या 1 है जो न तो भाज्य है, न तो भाज्य और न ही अभाज्य। सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या थी हमारी वो कितनी थी, 2 थी। तो न तो ये संख्या 1 न तो भाज्य है, क्योंकि संख्या 1 में 1 का ही भाग जाता है जो कि वो स्वयं है,
इसका कोई अन्य गुणनखंड नहीं होता, ठीक है। और न ही ये अभाज्य संख्या है, क्योंकि सबसे जो छोटी जो अभाज्य संख्या है वो कौन सी है, 2 है। और 2 ऐसी अभाज्य संख्या है जो कि सम संख्या भी है, ठीक है। एक और लिखना है नोट लगा के, भाज्य संख्या सम व विषम दोनों प्रकार की संख्याएं हो सकती हैं। भाज्य संख्या सम व विषम दोनों प्रकार की संख्याएं हो सकती हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम बात करें, जैसे 8 है, कैसी संख्या है ये, सम है। तो 8 के यदि हम गुणनखंड करते हैं तो कितने होते हैं, 3 होते हैं, ठीक है। और यदि मैं इसमें 1 का गुणा कर दूं तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। 8 में 1 का भी भाग जा रहा है, 2 का भी जा रहा है, 2 और 8 का भी जा रहा है इसमें, ठीक है। इसके गुणनखंड भी हैं। आगे अगर मैं कहूं 21 की संख्या है, विषम है। 21 कैसी है, विषम है। इसके गुणनखंड है 3 into 7, कितने, 3 into 7। 21 में 21 का भी जा सकता है, 7 का भी जा सकता है, 3 का भी जा सकता है, 1 का भी जा सकता है। तो अलग अलग गुणनखंड हो गए इसके। तो इसका मतलब कि जो भाज्य जो संख्याएं होती हैं वो सम भी हो सकती है और विषम भी हो सकती है, ठीक है। समझ में आया, समझ में आया या नहीं? यदि आपके समझ में आ रहा है तो कमेंट में कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट डालें और मेरे को बताएं कि आपको कैसे और कहां पे कोई दिक्कत, अगर दिक्कत आ रही है तो दिक्कत बताएं, और अगर आपके समझ में आ रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख के डालें, ठीक है। अगला है हमारा भाज्य हो गई, अगली है हमारी सभाज्य, अभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर। सभाज्य, को प्राइम, सभाज्य संख्याएं। तो सभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी दो या अधिक प्राकृतिक संख्याएं जिनमें सभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, वे संख्याएं, सभाज्य संख्याएं वे होंगी, वे संख्याएं जिन ऐसी संख्या इधर ध्यान, वे संख्याएं सभाज्य संख्या होंगी जिनका एचसीएफ अर्थात में से केवल एक हो। संख्या अलग अलग होनी चाहिए और उनका केवल जो एचसीएफ है वो एक हो, या फिर दो या दो से अधिक प्राकृतिक संख्या जिनमें एक के अतिरिक्त उनका अन्य कोई ओवरनेस्ट गुणनखंड न हो। समझे? जैसे मैं बात करूं, एक बार कॉपी में नोट करो, तब कॉपी में नोट कर लीजिए कि ऐसी दो या दो से अधिक संख्याएं, ऐसी दो या दो से अधिक संख्याएं जिनके एक के अतिरिक्त, जिनके एक के अतिरिक्त कोई
अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड जिनके एक के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड ना हो या जिनका HCF एक हो, से अभाज्य संख्या कहलाती है। उदाहरण के लिए हम बात करें जैसे 2 और 3। देखिए 2 और 3 का कोई अन्य गुणनखंड है क्या 1 के अलावा? 2 गुणा 1 कर दे और 3 गुणा 1, तो इनका एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड है, वो क्या है 1। अन्य कोई है क्या? नहीं है। यदि हम इनकी में से निकालते हैं या HCF निकालते हैं, ठीक है, तो क्या आएगा? एक ही तो है इसमें कॉमन, बाकी कोई अन्य गुणनखंड कॉमन है ही नहीं। ठीक है, तो ये हमारी कैसी संख्या हो जाएगी? सह अभाज्य संख्या हो जाएगी। जैसे 5, 11, आगे 5, 11, 13, कोई भी संख्या उठा सकते हैं। 16, 21, 65, कोई भी। नोट लगा के लिखें, सह अभाज्य संख्याओं का अभाज्य होना आवश्यक नहीं है। ये मतलब नहीं है कि भाई ऊपर हेडिंग में लिखा हुआ है कि सह अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्याएं सह अभाज्य संख्या होंगी, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, सह अभाज्य संख्याओं का अभाज्य संख्या होना आवश्यक नहीं है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। राधे रानी की कृपा से आप सब लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, आपको कभी हताश नहीं होना है, बिल्कुल भी नहीं होना है, आगे बढ़ते जाना है। ठीक है, माँ बाप का सपना है, उसको पूरा करना है। इसी तरीके से आप पढ़ते रहें, अपनी पढ़ाई को जारी रखें, मेहनत को। और मैं लास्ट में यही उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग इस वीडियो को, अगर आपके समझ में नहीं आ रही है तो एक बार नहीं, बार बार देखें, दोबारा देखें, 3 बार देखें, 4 बार देखें, जब तक ये समझ में नहीं आती। और इनको रटने का प्रयास बिल्कुल भी ना करें, समझने का प्रयास करें। ठीक है, समझी हुई चीजें हमें ज्यादा याद रहती हैं, ना कि रटी हुई चीजें। रटी हुई चीजें कभी परमानेंट नहीं होती। ठीक है, लेकिन जो चीज हम समझ लेते हैं, समझ के हम उसको याद करते हैं, विद एग्जाम्पल है, यदि हम उसको देखते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, तो वो हमेशा याद रहती है हमें। दोस्तों, आपको पता होगा कि आप जब छोटे थे तो आपको गिनती शायद अभी भी आती होंगी, पाड़े हैं वो भी अभी भी आते होंगे, ए अनार, ठीक है, वर्णमाला जो कहलाती हैं वो अभी भी आती होंगी, ABCD जो बोलते हैं वो भी अभी भी आती होंगी। आखिर क्यों? क्योंकि बचपन में आपने जो पढ़ाई की, वो कैसे भी लगा लो, डंडे के जोर से या फिर वो कैसे भी, लेकिन आपने अच्छे से पढ़ाई की, ध्यान लगा के पढ़ाई की, उस वजह से आपको वो याद है। ठीक है, और बचपन में याद की हुई चीजें परमानेंट रह जाती हैं, कभी भी भूलते नहीं है। ठीक है, तो मैं इसी आशा के साथ और इसी उम्मीद के साथ आपसे विदा लेता हूँ। हाँ, विदा लेने से पहले आप एक काम जरूर करना, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि इसी तरीके की वीडियो आपके लिए मिलती रहे। धन्यवाद।